तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। भाई सबसे हमें पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है। मोशन तो हम जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदलती है तो हम उस स्टेट को मोशन बोलते हैं। भाई मैं रुका हूं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं तो मैं रेस्ट में हूं, लेकिन मैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करने लगा तो मैं मोशन में हो गया। लेकिन मोशन के लिए कारण क्या है, क्या कारण है कि भाई मोशन हो रहा है, या मोशन जब हो रहा है तो उस पर किसका कंट्रोल होता है। हाँ, ये सारी चीजें हमें इस वीडियो में समझनी है। तो बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि भाई फोर्स क्या होता है। तो फोर्स बेसिकली हम जानते हैं फोर्स क्या है भाई, एक्सटर्नल एजेंट है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो कि किसी भी बॉडी के शेप को, साइज को और स्टेट को बदल सकता है। जैसे कि ये भाई ये सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में एक बॉल होगी, स्फेरिकल। हाँ, इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया तो भाई चारों साइड से ये ऐसी हो गई चपटी टाइप, है कि नहीं। चलिए इसके अलावा मेरे पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़े खींच दिया तो उसकी लेंथ बढ़ गई, यहाँ पे शेप चेंज हो गया, यहाँ पे साइज चेंज हो गया। इसके अलावा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में फोर्स लगा दूंगा तो ये मोशन में आ जाएगी, मोशन में आ गई, है कि नहीं। इसके अलावा क्या होता है कि फोर्स देखो, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। याद रखिए कि अगर ये बॉल जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी अगर बदलेगी 10 से 12 हो गई या 15 हो गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही बदल सकती है, नेट फोर्स के कारण ही बदल सकती है। अदरवाइज किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स नहीं होगा ना तो कभी भी इसकी वेलोसिटी नहीं बदल सकती। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपने क्या अप्लाई किया, यहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो फोर्स क्या है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी के शेप को, साइज को, स्टेट को बदल सकता है, इनफैक्ट वेलोसिटी को बदल सकता है। आगे हम बढ़ेंगे और अभी हम जानेंगे इनर्शिया क्या होता है। देखो इनर्शिया का मतलब है किसी भी तरह के चेंज को मना करना, अलाउ नहीं करना। भाई मना करने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो है ना, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो या आप हो सकता है आप में से कोई हो कि भाई आपको जबरदस्ती स्कूल ले जाया जा रहा है बचपन में, और कुछ बच्चे तो होते हैं हाँ पापा चलो चलो मजा आएगा स्कूल में है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना मम्मी पापा इस तरह से बोला, जो किसी के जो आंटी के पैर पकड़ लिए, इसके पैर पकड़ लौट गए, अब उनको ले जाया नहीं जा रहा है। तो भाई इस दुनिया में ना हर बॉडी के मना करने का, अपोज करने का, रेजिस्ट करने का एक तरीका होता है कि नहीं होता। बात समझ रहे हो, आपको धक्का दे दिया, आपने उसको पकड़ लिया, बोला नहीं छोड़ेगा नहीं मैं, समझे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये समझना है कि भाई इस दुनिया में ना किसी भी इंसान को जबरदस्ती आप कोई काम कराना चाहते हो, किसी उसकी जिंदगी में कोई चेंज कराना चाहते हो, तो भाई उसके मना करने का तरीका अलग अलग होता है। अब वही जो समझो कि इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज, किसी भी तरह के चेंज को मना करना है तो उस प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे इनर्शिया। फॉर एग्जांपल भाई दुनिया जो है घोड़े को बिठाती है, हमने इसको गधे बिठा दिया, मान के चलो ये गधा है और इस पे एक और गधा बैठा हुआ, मतलब डोंकी ओवर अ डोंकी। हाँ ना, अभी सुनो, मान के चलो कि भाई ये बंदा ना ये चाहता है कि मैं एकदम पोज दे रहा है, ये सामने देख रहे हो, ये हाथ ऐसे उठा के बैठा हुआ है, ये ऐसे ठीक, अब ये पोज दे रहा है मस्त, सामने से आप इसका फोटो ले रहे हो उस तरीके से। अभी हो क्या रहा है कि ये आप फोटो ले रहे हो, इतने में ये जो डोंकी है ये आगे बढ़ गया, तो अभी इसकी बॉडी क्या चाहिए कि भाई ये इसकी बॉडी चाहिए कि ये रेस्ट में रहे, भाई फोटो तो आ जाए, लेकिन इतने में ये आगे बढ़ गया। तो अभी होगा क्या कि आप ये देखेंगे अचानक से जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इस तरह से रह जाएगा, इस तरह पीछे फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा, एक्चुअली फोर्स नहीं लगा, इसकी बॉडी ने मना किया कि नहीं, बोला ये मैं यहीं पे रहूंगी, ठीक। तो गधे ने कहा मैं आगे बढ़ जाता हूं, तू पीछे रह जा। तो क्या हुआ, इसकी लोअर बॉडी से कनेक्टेड थी, मजबूरी में ये, तो इसलिए इसको भी आगे बढ़ना पड़ा। तो ये क्या है, ये इसके मना करने का तरीका था। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आप अगर ये बस में जा रहे हो, तरीके से बहुत फास्ट चलाई जा रही है बस, ठीक है, ये सामने बैठा हुआ हैवी ड्राइवर है, तो अभी क्या हुआ ना कि मस्त चला रहा है, सामने की जगह ये पूरी जो है ये गैलरी पूरी खाली है। अभी क्या होगा, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे, आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहती है क्योंकि बस ये मोशन में थी, अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो ये बंदा सामने ऐसे नहीं कर जाएगा, देखना जरा, ये ऐसे डोक दे देगा इसको, ये देखिए जरा, ये देखो ये गिर गया, समझे कि नहीं समझे, बात समझे ना। तो बताओ ये गिर गया चरणों में, तो ये क्या था, ये था इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरीके से जैसे क्या होता है, अगर आप एक पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हो तो पत्थर ऐसे जाना चाह रहा है, अब आपने धागा तोड़ दिया बीच में से, तो पत्थर क्या है, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में ये सीधा चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसको हम बोलते हैं। अगर आपने समझा हो कि भाई अगर आपने स्कूल के कॉरिडोर में भाग रहे हो तो आपने देखा होगा कि अगर कभी आपको चक्कर लगाना है तो पहले अपने आपको रोकते हैं, अदरवाइज दीवार में पड़ जाओगे, समझे, टर्न लेना है तो ये सारी चीजें इनर्शिया। तो इनर्शिया कहता है कि भाई जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है ना। आगे बढ़ेंगे तो अभी हमें समझना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन का, पहले हम थ्योरी पार्ट को समझते हैं, साथ में न्यूमेरिकल करेंगे भी, देखिए जरा। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है बॉडी विल ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम
until net external force is applied on it। एक बॉडी जिस स्टेट में है, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी कर रही है या रेस्ट में है या जिस डायरेक्शन में है, बॉडी जैसी है हमेशा वैसी ही रहेगी अगर इस पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो। फॉर एग्जांपल अगर ये स्फीयर जो है आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ही हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी इसकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं। अगर इस पर एफ नेट 0 होता है तो, एफ नेट 0 होता है तो अभी ये 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा। लेकिन क्या हो जाए कि जैसे जैसे ये आगे बढ़े, जैसे जैसे ये आगे बढ़े, वैसे वैसे अगर इस पे और तरीके के फोर्स लगे, तो हमने देखा कि एक पॉइंट पे आते आते इसकी वेलोसिटी कम हो गई, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, लेट्स से और आते आते ये यहां पे आगे रुक गया और ये 0 मीटर पर सेकंड, ये यहां पे आगे आ गया रेस्ट में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, इस पे लगा होगा एक्सटर्नल फोर्स। वो फोर्स किसने लगाया होगा? वो फोर्स हो सकता है कि भाई सामने से कोई खड़ा हो गया, या हो सकता है कि क्योंकि ग्राउंड पे ये चाह रहा है तो एयर का भी फ्रिक्शन होगा, एयर का भी एक ड्रैग होगा ना, एयर का भी जो है अपोजिशन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी होगा जो उसको रोकेगा। तो कहने का मतलब अगर मैंने एक बॉल को फेंका तो बॉल जाकर के रुक ही जाएगी, क्योंकि हमारे इस दुनिया में एक्सटर्नल फोर्स उस पे हमेशा लग ही रहे हैं। अर्थ उसको नीचे खींच रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एयर का फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं ना। तो इसलिए न्यूटन ने कहा कि भाई अगर इनमें से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी जिस स्टेट में है वैसी ही रहेगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी पर नेट फोर्सेस का 0 होना। जैसे मान के चलो अगर इस बॉडी पर यहां से एक लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और यहां से भी लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक, तो आप ये देखेंगे इस पे फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स 0 है, तो इसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे हम बढ़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जानना और समझना है। चलिए आगे हम बात करेंगे मोमेंटम क्या होता है। तो देखो, मोमेंटम बेसिकली मोशन का इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल को आपने, जैसे मान के चलिए आपने धीमे से अपने एक दोस्त में दे मारी, तो बताओ उसके पास वेलोसिटी कम है तो क्या उसको लगेगी? नहीं लगेगी सर, बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन हमारा दोस्त है, धीमे क्यों मारेंगे? तो आपने उसी बॉल को लिया और दबा के दे मारा, बोलो जो आह, तो आह से आह तक आपको मूव लगाना पड़ेगा। तो जब मास वही था लेकिन आपने इस बार वेलोसिटी बढ़ा दी, तो आप ये देखेंगे कि उसको मूव की जरूरत पड़ गई। जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? अब जरा सोचो कि उसने क्या किया कि बेटा तूने तो जो है वेलोसिटी बढ़ाई थी, मैं मास बढ़ा दूंगा। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा 1 kg का बांट लिया और तो धीमे से वेलोसिटी के साथ, हल्की वेलोसिटी के साथ आपके पैर पे छोड़ दिया, है कि नहीं? बिल्कुल नीचे से ही छोड़ दिया। तो आप ये देखेंगे कि भाई आपने जो बहुत ताकत के साथ मारी थी लेकिन उसको थोड़ी सी मूव की जरूरत पड़ी थी, लेकिन उसने बड़े से मास को हल्की सी वेलोसिटी के साथ छोड़ दिया, आपको प्लास्टर की जरूरत पड़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मोशन का जो इफेक्ट है भैया, वो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। और उसी मोशन के इफेक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। समझे? तो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद नहीं रखनी, बोला इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वो तो अपन को याद करनी पड़ेगी। ठीक, देखो, तो मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को, या मैं कहूं उसके प्रोडक्ट को कहा जाता है मोमेंटम। बात समझ में आई? इसके प्रोडक्ट को कहा जाता है मोमेंटम। अच्छा, और मोमेंटम, बात सुनना जरा, जैसे मान के चलो, मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है सर? इसकी डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आपने जो है इस बॉडी पर, और हमेशा याद रखो मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम, जैसे मान के चलो एक बॉल है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, या कार मान सकते हो, और ये एक दूसरी कार है, ये रेस्ट में है, तो हम क्या देखेंगे? ये पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, हम ये देख लेते हैं कि भाई टकराने के बाद ये जो पहले नंबर की कार ये रेस्ट में आ गई, और दूसरे नंबर की जो कार है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ गई। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है हमेशा मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होता है। ठीक, कभी भी आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो कैसे करोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर साइन लगाएंगे। साइन के बारे में बता दूं तो अगर वही साइन कन्वेंशन है, डायरेक्शन अगर राइट है तो हम हमेशा जो है पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, लेफ्ट नेगेटिव साइन ले लेते हैं, और डायरेक्शन किसकी? नेगेटिव, जो है वेलोसिटी के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया होता है, जरूरी आपको समझना। जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर ध्यान देना जरा। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आपको ना चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ाना चाहूंगा कि इसमें ना एक और टर्म होता है, इंपल्स। ठीक, एक और टर्म होता है इसमें,
इम्पल्स। अब सर ये इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अभी हम पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है। जैसे मान के चलो कि आप जा रहे हो कहीं, आप जा रहे हो और आप जाते जाते किसी से टकरा गए, तो आप टकरा गए तो आपका जो शोल्डर है वो उससे टकरा है, आप ऐसे वो भी ऐसे हुए, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप आगे बढ़ चले। तो आप ये देखेंगे भाई आपके शोल्डर पे भी एक फोर्स लगा होगा जो कि बहुत छोटे से टाइम के लिए होगा, और उस बहुत छोटे से टाइम के लिए जो फोर्स लगा ना उसको ही हम बोलते हैं इम्पल्स। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक बॉल आई और बॉल ने आकर के उस बॉल को आपकी पीठ में किसी ने मारा, ठीक, बॉल थोड़ी सी भारी थी, अब क्या हुआ? आपकी बॉडी पर एक फोर्स लगा जो कि बहुत छोटे से टाइम के लिए था, हाँ, एक झटका टाइप ना, उस झटके को ही ना हिंदी में हम क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में इम्पल्स। तो भाई इम्पल्स क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, हाँ, और हम क्या बोलते हैं? द फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। तो मैं इम्पल्स को ना ऐसे लिख सकता हूं जे से, तो जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। आप आगे इसी वीडियो में समझने वाले हैं कि फोर्स जो होता है ना हमारा, हम इसको डेल पी बाय डेल टी लिख सकते हैं, तो आप इस डेल टी से इस डेल टी को कैंसिल कर देंगे, तो इम्पल्स जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आपको समझना है कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको इम्पल्स का डेटा नहीं दिया, आपको मोमेंटम का डेटा दिया हुआ है, मास और वेलोसिटी, और आपसे कह रहा है कि भाई इम्पल्स निकालो, ठीक है, या आपसे कह रहा है चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो भाई याद रखना है इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों एक ही बात है, ठीक। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को ना एनसीईआरटी में एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, ठीक। अब इस तरह क्वेश्चन में आपसे चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स वगैरह पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन में आपको यहां पे दिया जा रहा है कि फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। चेंज इन मोमेंटम की जगह इम्पल्स भी दे सकता था, बोला इम्पल्स ऑन बॉल, ठीक। नाउ if mass of ball is 200 gram strikes to a wall undergoes elastic collision, take u is equal 10 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जिस वेलोसिटी से बॉल जाएगी उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। तो यहां पर दो केसेस आपको दिए जा रहे हैं, ये केस नंबर 1 आप इसको माने और ये केस नंबर 2। इन दोनों ही केसेस में आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो सिंपल सी बात है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक, क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब समझो यहां पर क्या है, साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? ये देखो ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का है, अगर फाइनल मोमेंटम लेफ्ट में है तो आप माइनस लोगे, राइट में तो प्लस लोगे। तो देखो यहां पर हमारे पास 200 ग्राम की बॉल है जिसको हम अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 केजी निकल के आएगा। ये बॉल पहले जाती है इस साइड, ठीक, ये इनिशियल है, तो ये कहां जा रही है? राइट साइड, तो मैंने इसको प्लस साइन ले लिया इसकी वेलोसिटी को, और ये टकरा के ऐसे लौट के आ जाती है तो ये माइनस साइन हो गया, क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी में माइनस मान लिया। अब मुझे यहां पे चेंज इन मोमेंटम निकालना, कैसे निकालूंगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखना जरा फाइनल वेलोसिटी कहां है? लेफ्ट में टकराने के बाद इस साइड, तो मैंने माइनस साइन लिया, और ये वाली वेलोसिटी का है राइट में इनिशियल, तो मैंने प्लस साइन लिया, लेकिन ये वाला माइनस फॉर्मूले का है। तो इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4 केजी मीटर पर सेकंड। क्या आएगा? 4 केजी मीटर पर सेकंड। तो भाई ये क्या हो गया? ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये वाले केस को तो आप कर दोगे, लेकिन इसको भी आप कर दोगे, समझ लेना है बस कैसे होगा। देखो जरा, इसमें दिया जा रहा है कि बॉल है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये बॉल ऐसे गई और ऐसे लौट के आ गई, समझे? तो अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई रिजॉल्व कैसे करा जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी वेलोसिटी ये इस तरह से किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड होती है, ठीक है, तो आप ये समझेंगे, अगर मान के चलो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो जैसे अगर ये u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी कितने कंपोनेंट, ये बॉल कहां जा रही है? ये देखना, ये बॉल नीचे भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही है, तो इसका एक कंपोनेंट आगे वाला u cos थीटा और एक कंपोनेंट नीचे वाला u sin थीटा। जिसका एंगल थीटा बनता है उसको cos नाम देते हैं, इसका एंगल थीटा नहीं बनता उसको sin नाम देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप ये देखेंगे जब भी ये बॉल जो इस तरह से गई, सेम जो डेटा है इसका, हाँ जी, वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक कोलिजन तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहां पर समझो कि भाई इस बॉल की वेलोसिटी u को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। भाई देखो ये एंगल 45, तो भाई इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला ही 45, तो भाई ये कितना हो जाएगा? u cos 45। ये कितना हो जाएगा? u sin 45 हो जाएगा। अच्छा, ये y एक्सिस में है और ये x एक्सिस में है। अभी देखो इसी तरह से ये वाली वेलोसिटी को रिजॉल्व करूंगा, ये देखो ये 45 डिग्री, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है तो यहां पे भी, तो ये कितना हो जाएगा? देखना, ये फाइनल वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा v sin 45, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा नहीं बन रहा है, और ये हो जाएगा v cos 45 हो जाएगा। ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में है और ये x एक्सिस में है। अब देखो यहां पर दोनों डायरेक्शन में मोमेंट जो है वेलोसिटी x में भी और y में भी, तो हम समझेंगे भाई टेकिंग x एक्सिस, तो हमने सबसे पहले किस एक्सिस में देख रहा है? हम देख रहे हैं x एक्सिस में, x एक्सिस में। तो देखना जरा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर x एक्सिस में पॉजिटिव में इस साइड है तो प्लस साइन लेंगे, इस साइड है तो माइनस साइन लेंगे। देखना जरा, देखो यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं x एक्सिस की, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक कौन सा?
b cos 45, एक है u cos 45। ठीक है, दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम cos 45, m मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी का x कंपोनेंट, मास इनटू वेलोसिटी का x कंपोनेंट। यहां पे समझो कितना है भाई, cos 45। नाउ अभी देखना वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि लेफ्ट साइड है, समझ रहे हो, लेफ्ट साइड, तो मैंने यहां पे लगाया माइनस साइन, और इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड है, तो मैंने यहां पे प्लस साइन लगाया, लेकिन फॉर्मूले का माइनस ये लगाओ, इसके कारण से माइनस का। सॉल्व करूंगा, वैल्यूज पुट करके cos 45 वगैरह की, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल पी इज इक्वल टू -2 kg मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहां पर y कंपोनेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, टेकिंग y कंपोनेंट, तो आप ये देखेंगे डेल पी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ऊपर वाले को देखो, नीचे की साइड जा रहा है तो माइनस साइन लगा दिया, u sin 45, u sin 45। चलिए माइनस फॉर्म मिल गया, होता है फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ तो अभी देखो फाइनल कौन सा है, फाइनल ये है ना। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूं v, और u और v दोनों की वैल्यू है 10। नाउ अभी देखना, ये देखो P फाइनल माइनस P इनिशियल, और इनिशियल क्या है, नीचे की साइड है इनिशियल, तो भाई इसमें भी क्या आ गया, m u sin 45। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, माइनस एम बी साइन 45, और ये प्लस का एम यू साइन 45, क्योंकि u और v दोनों बराबर हैं। तो आप ये देखेंगे भाई ये आंसर क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर बचेगा 0। तो चेंज इन मोमेंटम ओवरऑल कितना निकल के आया, बस ये निकल के आया, वाई एक्सिस में तो कुछ हुआ ही नहीं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखो जरा, अभी इसमें क्या है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन पे आ जाते हैं। अभी समझना चीजों को, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, नहीं, F इज इक्वल टू एम ए सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया गया एक फॉर्मूला है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो बदलेगा नहीं, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, वेलोसिटी तो चेंज होगी। ठीक, अब आप ये देखो कि जितना ताकतवर फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, उतनी जल्दी जल्दी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब है फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जितना ज्यादा फोर्स लगा उतनी जल्दी जल्दी वेलोसिटी चेंज होगी, तो m इंटू डेल बी बाय डेल टी। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो फोर्स जो है ये इसको क्या बोलेंगे, देखना जरा, डेल बी बाय डेल टी क्या होता है, m इंटू, ये देखो ये m है, ये डेल बी बाय डेल टी को क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू, अब आप यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटा के ये लिख सकते हैं, आप लिख दो यहां पे F इज इक्वल टू ये K इंटू एम ए, K की वैल्यू मान के चलो यहां पर ये 1 हो गई, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन आप समझो कि फोर्स का एक्चुअल में ये तो आपने फॉर्मूला निकाल दिया, मतलब आप ये देख रहे हैं कि जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फोर्स जो है ये मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक नाउ, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली, या मैं बोलूं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितनी जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल डेल पी बाय डेल टी, फिर से अगर K की वैल्यू 1 हो गई तो मैं इसको क्या बोलता हूं, F इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। तो फोर्स जितना लगाया जाएगा उतना ही ज्यादा और जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। तो F इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी इज द रियल सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन आप ये समझिए कि भाई इसी फॉर्मूले से डिराइव कराया गया है इसको, बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, और भाई जितना ज्यादा फोर्स लगाओ उतना ज्यादा मोमेंटम बदलेगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ जाते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन पर बढ़िया से जो दबा दबा के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भाई सारे बच्चे जानते हैं, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भाई इस दुनिया में जो काम भी हो रहा है उसका हर एक सुनो, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने सुना है कि भाई अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसे मान के चलो मैं इस दीवार से टिक गया ऐसे, ठीक, मैं दिख रहा हूं कि आपको, मान के चलो मैं इस दीवार से ऐसे टिक गया, ठीक, जरा सोचो कि दीवार ने भी मुझ पे बराबर से फोर्स लगाया होता तो क्या मैं उस साइड को ना चला जाता, मेरे घर के पीछे की साइड गार्डन है तो मैं गार्डन में कूद जाता, गिर जाता, समझे, दो चार दांत भी टूट सकते थे, है कि नहीं। तो आप समझो कि दीवार ने मुझे बराबर से फोर्स लगाया है, इसीलिए मैं बच पाया। मान के चलो मैं इस पैनल से, मैं इस बोर्ड से जाके टिक गया, अगर ये बोर्ड मुझ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ना लगाती तो क्या होता, मैं गिर जाता उस साइड को, समझे, मैं रस्सी से लटक गया, अब रस्सी मुझ पर ऊपर की बराबर फोर्स ना लगा पाती तो मैं गिर जाता नीचे। बात समझ में आ रही है। तो भाई इस दुनिया में हर एक बॉडी का करती है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है। लेकिन जरा सोचो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या एक दूसरे को जीरो नहीं करते? आंसर इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स वैसे एक दूसरे को जीरो करते हैं अगर एक ही बॉडी पे लगे हों। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बताता है हमें कि जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैं ये कैसे होते हैं,
ये अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। मान के चलो 10 न्यूटन इस पे लगा, तो इसने पलट के 10 न्यूटन लगाया, लेकिन वो किस पे लगेगा, वो इस पे लगेगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जीरो नहीं होते, क्योंकि ये कहां लगे होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर लगे होते हैं। ठीक, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मान के चलो ये यहां पर एक हथौड़ा है, ठीक, यहां से उसको फोर्स लगाया गया, तो इस ये वाले ब्लॉक ने इस पे लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक, तो पलट के ये वाला ब्लॉक भी इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये तय है। ठीक, चलिए, तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई। नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि भाई हमें करने हैं बढ़िया से न्यूमेरिकल। अब ये बढ़िया से न्यूमेरिकल हमें करने हैं, तो आप ये समझिए, तो मैं यहां पर चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल, मतलब फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाय ए, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, चलिए अब हमें करने हैं बढ़िया से न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में, चाहे आप IIT जेई नीट या फिर आप जो है अपने स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल बढ़िया से दबा के करने हैं। नाउ अभी सुनो, फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, आपको ना इसमें क्या करना होता है, भाई हर एक ब्लॉक पे फोर्स निकालना होता है, और कॉमन सरफेस, इनकी कॉमन सरफेस पे कितना फोर्स लगता है ये निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो, आपको निकालना है कि अगर मैं इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ब्लॉक प्रॉब्लम्स अपन इसको बोलते हैं, तो हर एक ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट वाले ब्लॉक ने सेकंड पे कितना लगाया, सेकंड ने थर्ड पे कितना लगाया, थर्ड ने फोर्थ पे कितना लगाया, या फोर्थ ने थर्ड पे कितना लगाया। ठीक, तो कैलकुलेट कर ले, बहुत आसान है। देखो जरा मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा यहाँ पे, देखिए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए, फिर शॉर्टकट। ठीक, चलिए, तो आप यहां पे समझो कि आपको करना है कि 30 न्यूटन का जो है एक फोर्स लगाया गया, सारे ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे, ये हम अजम्पशन यहां पे करते हैं। तो अब आप समझो कि आपको निकालना, क्योंकि ये बॉडी एक ही बॉडी की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल मास, भाई F इज इक्वल टू एम होता है कि नहीं होता, F इज इक्वल टू एम ए, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप यहां पे करेंगे टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है ना, तो ये एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी, टोटल फोर्स कितना है 30 न्यूटन का, और टोटल मास कितना है, देखो जरा 4 3 7 और 3 10, तो 10। तो आप ये देखेंगे भाई एक्सेलरेशन कितनी निकल के आ गई, तो एक्सेलरेशन निकल के आ गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आप समझो कि भाई ये जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ गई, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो आप यहां पर देखेंगे भाई पहले वाले ब्लॉक पे देखो पूरा का पूरा 30 न्यूटन, पहले वाले ब्लॉक पे आपको लग रहा है कि पूरा 30 न्यूटन इस पे लगा है, लेकिन ये जो ब्लॉक है ना, इस पर इंडिविजुअल कुछ फोर्स लगा, F इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितनी है 3, तो पहले वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगा ये हो गया 3 न्यूटन, कितने न्यूटन, ये हो गया 3 न्यूटन। ठीक, इसी तरह से दूसरे वाले ब्लॉक पे एम ए, तो ये हो गया आपके पास 2 × 3, ये हो गया 6 न्यूटन। ठीक, मतलब ये 30 न्यूटन का फोर्स है, हर एक ब्लॉक पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस पे होगा 3 3 9 न्यूटन, और इस पे हुआ 3 4 12 न्यूटन। तो आप ये समझे कि भाई इन पे जो फोर्स लगा, ये कैसा फोर्स लगा, ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक, समझो अभी क्या हुआ, अभी आपको फाइंड आउट करना है, ये तो हमें पता पड़ गया कि हर एक बॉडी, ये देखो ये पूरी की पूरी बॉडी ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी, ये बात क्लियर है, ये चारों ब्लॉक एक ही रेट से एक्सेलरेट करेंगे। नाउ अभी हमें समझना है कि हर एक ब्लॉक पर जो फोर्स है 30 न्यूटन में से कुछ बटा, इस पे पड़ा 3 न्यूटन, इस पे पड़ा 6 न्यूटन, इस पे पड़ा 9 न्यूटन, इस पे पड़ा 12 न्यूटन। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई पहले ने दूसरे पे कितना फोर्स लगाया, दूसरे ने तीसरे पे कितना फोर्स लगाया, तीसरे ने चौथे पे कितना फोर्स लगाया, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन कॉमन सरफेस या फोर्स ऑन इंटरफेस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, सुनो, तो मान के चलो मेरे पास ये एक 1 kg है, सुनना जरा ध्यान से, और आपको समझ में ना आए तो मुझे बताना। देखो ये 1 kg वाला ब्लॉक है, ये 1 kg वाला, और ये दूसरा 2 kg वाला ब्लॉक है। मान के चलो ये दोनों कॉन्टेक्ट में एकदम। चलिए अभी सुनना, ये 30 न्यूटन का फोर्स यहां से आया, कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम फिजिक्स में शॉर्ट में FBD बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का सिंपल सा तरीका यह है कि जो फोर्सेस डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सिर्फ वही फोर्सेस यहां पर लेते हैं। तो देखना जरा, तो यहां पे देखो इस वाले ब्लॉक को अगर मैं देखूं तो इस वाले ब्लॉक में एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 30 न्यूटन का फोर्स में लग रहा है। ठीक है, अभी आप ये देखो कि ये जो इस पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन ये बॉडी कितने न्यूटन का फोर्स सिर्फ ले रही है, कितने न्यूटन के फोर्स से ये बॉडी आगे बढ़ रही है, मतलब 3 न्यूटन के फोर्स से। इसका मतलब ये हुआ, तो मैं बोल सकता हूं 3 न्यूटन के फोर्स से ये बॉडी आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 27 न्यूटन का फोर्स इसको रोक रहा होगा। तो ये 27 न्यूटन का फोर्स किसने लगाया, ये हमारा अंदाजा है, ये 27 न्यूटन का फोर्स किसने लगाया, जरूर 2 kg वाले ने लगाया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो 2 kg वाला जो है, अगर सुनो कि भाई इसने, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पर जो फोर्स लगा, फर्स्ट पर सेकंड के द्वारा
जो फोर्स लगा ये कितना लगा 27 न्यूटन। तो भाई आप मुझे बताओ सेकंड पर फर्स्ट के द्वारा कितना लगेगा, ये भी लगेगा 27 न्यूटन एज ए रिजल्ट। तो आप यहां पर देखेंगे कि देखो समझो, मैं आपको और समझाऊंगा। आप यहां पर देखेंगे कि फोर्स ऑन टू, मैं हिंदी में मतलब यहां शॉर्ट में लिखता हूं, फोर्स ऑन टू, डिटेल में फोर्स ऑन टू बाय वन के द्वारा भी कितना लगाया जाएगा फिर 27 न्यूटन। बोला सर समझ में नहीं आया, और समझाता हूं, घबराओ मत, फॉर्मूला तैयार बैठा ही है, घबराना नहीं है अपन को। देखो जरा अभी क्या होगा, मान के चलो अगर मैं सेकंड वाले का एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम सेकंड वाले का 2 kg का, ठीक है 2 kg का देखने जा रहा है यहां पे 2 kg का। अब समझो इस 2 kg पे 27 न्यूटन का फोर्स उसने लगाया, 27 न्यूटन का किसने लगाया भाई, सर ये लगाया फर्स्ट वाले ने। अब जरा सोचो कि 27 में से ये 6 न्यूटन से तो ये आगे बढ़ रहा है, तो 27 में से इस पे पड़ा 27 में से 6 न्यूटन से ये आगे बढ़ पाया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ने मिलके इसको 21 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। जब इन दोनों ने 2 kg पे 21 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, तो भाई इसने कहा होगा ये लो मेरी साइड से भी 21 न्यूटन का फोर्स। तो आप ये देखेंगे कि भाई इसने, तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट ने सेकंड पे कितना लगा दिया 27 न्यूटन, इसने कितना लगा दिया 21 न्यूटन। अब देखो जरा, अब देखो एक और एफबीडी बना लेते हैं, हालांकि आखिरी वाले का आंसर तो डायरेक्ट आ जाता है। देखिए एक और एफबीडी बनाते हैं, यहां पे समझो, अगर मैं आपसे कहता हूं चलो मैं यहां बताता हूं आपको, देखना जरा, देखो अब सुनो यहां पे कितना आया, थर्ड वाले पे कितना आया, हाँ जी भाई थर्ड वाले पे आ गया 21 न्यूटन। अब जरा सोचो कि थर्ड वाले की मैं एफबीडी बनाता हूं, थर्ड वाले की, ये 3 kg वाला है, तो भाई इस पे थर्ड वाले पे कितने न्यूटन का 21 न्यूटन का पड़ा। अब इस 21 न्यूटन में से सिर्फ 9 न्यूटन के कारण ये आगे एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पीछे से जरूर 12 न्यूटन का फोर्स ने इसको रोका होगा, तभी तो 9 न्यूटन से आगे बढ़ पा रहा है। 21 माइनस 12 करोगे तो 9 बचेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 kg वाले पर 4 ने 12 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 3 का भी फोर्स बनता है, इसको जो है इसके दांत खट्टे करा देना, बिल्कुल बराबर का फोर्स लगा रहे। तो इसने भी कितना लगाया 12 न्यूटन का फोर्स। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन सर हमें जो है अब बताना, चलो ये तो हो गया। तो 4 वाला कितना लगाएगा 3 पे भाई, अगर मैं फोर्थ वाले का डायग्राम बना लूं, फोर्थ वाले का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो देखना जरा फोर्थ वाले पे इसने लगाया 12 न्यूटन का फोर्स, किसने, ये थर्ड वाले ने, और फोर्थ वाला खुद 12 न्यूटन से जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो जरा सोचो कि भाई ये पीछे से कितना लग रहा है, बोला 0 न्यूटन में लग रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरह से फोर्थ वाले पे ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है, फोर्थ वाले पे लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स, और फोर्थ भी कितना लगाएगा इस पे 12 न्यूटन का फोर्स। चलिए ये बात हो गई। तो आपने सबसे पहले तो ये निकाल दिया इंडिविजुअल फोर्स, और उसके बाद आपने निकाल दिया फोर्स ऑन कॉमन सरफेस। फोर्स ऑन कॉमन सरफेस, इन दोनों की कॉमन सरफेस 27 न्यूटन का, इन दोनों की कॉमन सरफेस 21 न्यूटन का, इन दोनों की कॉमन सरफेस पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे जानना है समझ में आ रहा है सर मुझे, ठीक, क्योंकि भले ही 4 बच्चों का कमेंट आए या 1000 का, लेकिन मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। अभी देखो, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से पता करना है, बोला सर मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊंगा, पागल हूं क्या? हाँ, तो भाई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल एक काम करना है। देखो फॉर्मूला डायरेक्ट, आप इसको ट्रिक बोले फॉर्मूला बोले कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी क्या करना है कि अगर आपको बताना है कि फोर्स, अगर आपको बताना है, देखो सेकंड ने कितना फोर्स लगाया, फोर्स बाय या फोर्स बाय 1, ऐसे लिख देता हूं, फोर्स बाय 1 ऑन 2, बस देखो। तो 1 ने कितना फोर्स लगा, अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास पुश्ड बाय ब्लॉक 1, फोर्स बाय 1 ऑन 2। तो भाई 1 ने कितना मास पुश किया टोटल, ठीक, टोटल मास, मैं यहां लिख दूं टोटल मास पुश्ड बाय टोटल। तो आप ये देखेंगे कि 1 ने कितना मास पुश किया, 2 3 4, 2 वाले ब्लॉक को, 3 वाले ब्लॉक को और 4 वाले ब्लॉक को, अपन टोटल मास कितना है, टोटल मास है 10 kg इनटू फोर्स अप्लाइड, तो कितने न्यूटन का फोर्स लगा, बोला 30 न्यूटन फोर्स लगाया गया था ओवरऑल फोर्स अप्लाइड, जितना न्यूटन हमने अप्लाई किया था। तो आप ये देखें 4 दिन 7 और 2 9, 9/10 इनटू में क्या आया 13 आ गया। आप ये देखेंगे भाई कितने 27 न्यूटन निकल के आ गया। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है फोर्स ऑन 2 बाय 1, आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो मजा आएगा अगर आप मुझे बताओगे तो कि भाई फोर्स ऑन 2, अरे ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेट करके देखें और बताना सर फोर्स ऑन 3/2, मतलब अगर सेकंड वाला फोर्स लगाएगा 3 पे तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, मास पुश्ड बाय ब्लॉक 2
तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कौन कौन से मास को पुश करेगा, 3 kg और 4 kg अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास के लिए क्या लिख दोगे भाई, ये पूरा 10 और फोर्स से कितना अप्लाई किया 30। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और फाइंड टेंशन टेंशन T1 एंड T2 इन स्ट्रिंग। अब हम टेंशन वाले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो पहले टेंशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उसके रूल समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो टेंशन बेसिकली क्या होता है ना, जैसे अगर आप किसी रस्सी को खींचोगे ना तो वो टूटने से ऑब्वियस सी बात है मना करेगी। तो रस्सी के अंदर जो फोर्स लगता है ऑपोजिशन फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। अब टेंशन की कुछ खास बातें हैं कि टेंशन हमेशा बॉडी से दूर की साइड लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रस्सी से आपने एक रस्सी से एक मास लटका दिया है, ठीक, तो इस धागे में, इस रस्सी में क्या होगा कि रस्सी चाहेगी ना कि भाई ये मुझे खींच के नीचे ना ले जाए, तो हमेशा टेंशन कहां लगेगी, यहां पर ऊपर की साइड। तो यहां से एक रूल बना लो कि टेंशन हमेशा बॉडी से दूर की साइड लगेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे एक और मास है जो ऊपर की साइड कनेक्टेड है, तो अब इस मास के लिए टेंशन कहां लगेगी, इस मास के लिए टेंशन लगेगी नीचे की साइड, और इस मास के लिए टेंशन कहां है, ऊपर की साइड। समझे? तो ये रूल है टेंशन है, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगेगी, अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी। ये मैं लिख दिया अवे फ्रॉम द बॉडी। नाउ अब आप ये समझो, अब आप ये समझ लो कि भाई कुछ रूल है, जैसे कि चाहे हम बात करें mg फोर्स की या बात करें टेंशन की, तो एनी टर्म एक्सेलरेशन के अलोंग, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के साथ, तो कैसा आएगा, तो आएगा पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के साथ है, एक्सेलरेशन के साथ है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। आपको सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ, बोला सर लिख लिया, वाह। तो बस ये क्वेश्चन है, टाइम बचाने की निंजा टेक्निक है ये। फाइंड टेंशन इन टेंशन T1 एंड T2। तो भाई टेंशन T1 और T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये आपको सिस्टम दे दिया, 1 kg 2 kg 3 kg और ये 12 न्यूटन के फोर्स के साथ इसको खींचा जा रहा है एक प्लेन सरफेस पे, ठीक। तो आप ये समझो कि यहां पर क्या करना है, आपको T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें शॉर्ट ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये तो एकदम सिंपल सा घटिया सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना, लेकिन हाँ नीट वगैरह के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, और स्कूल के लिए भी। तो आपको T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये 1 kg 2 kg 3 kg तीनों को 12 न्यूटन के फोर्स के साथ खींचा जा रहा है। तो अगर मुझे इंडिविजुअल फोर्स निकालना है तीनों पर, तो क्या करूंगा, पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो एक्सेलरेशन जैसे हमने निकाली थी ना इसमें, एक्सेलरेशन वैसे निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है भाई, फोर्स अपॉन टोटल मास, F इज इक्वल टू ma से बना ये फॉर्मूला। फोर्स कितना है, 12 न्यूटन के फोर्स का खींचा रहा है, अपॉन मास कितना है, तीनों का 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन निकल के आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर 12 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है तो 1 kg पे कितना पड़ेगा, F इज इक्वल टू ma। तो यहां से आ गया 2 न्यूटन, F इज इक्वल टू ma। यहां से आ गया मास की वैल्यू 2, एक्सेलरेशन की 2, तो ये आ गया 4 न्यूटन। इसी तरह से इस पे निकाला है 6 न्यूटन। अब मुझे निकालना है टेंशन T1 T2 की वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई यहां पर मैं ये देखूंगा कि टेंशन T1 और T2, टेंशन T1 और T2 कैसे कैसे लग रहे हैं, देखना जरा। तो मान के चलो ये मेरे पास 3 kg है, इसको 12 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूं, तो ये देखना 12 न्यूटन का फोर्स है, ये तो अलग है। अब 3 kg के लिए ये वाली टेंशन, इसको मैं नाम दे दिया इस रस्सी में टेंशन T1। हाँ जी, याद रखो एक और पॉइंट कि भाई अगर एक ही स्ट्रिंग है, एक ही रोप है, एक ही धागा है, तो उसमें टेंशन हर जगह पे सेम होगी, लेकिन जैसे ही रस्सी बदलेगी टेंशन की वैल्यू भी बदल जाएगी, ठीक है ना। तो T1, अब देखना ये 2 kg के लिए अगर मैं टेंशन देखूं तो 2 kg से दूर जाएगी, क्योंकि रस्सी सेम है, तो भाई ये वाली टेंशन भी होगी T1। नाउ अब देखो यहां पर 2 kg, अब ये 2 kg के लिए यहां पर स्ट्रिंग इस साइड दूसरी है, तो मैंने इसको नाम दे दिया T2 टेंशन, और 1 kg के लिए भी टेंशन कितनी होगी, T2। अभी समझो, मेन चीज समझो कि भाई हमेशा याद रखो कि हर बॉडी का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका बनाया मैंने फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ किसी का भी पहले ले लो, किसी का भी बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बॉडी जो एकदम जो एंड वाली होती है ना, जो फ्री है, उसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फॉर एग्जांपल चलो मैं इसका बनाता हूं पहले। हाँ देखना, 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि उस बॉडी से डायरेक्टली अटैच्ड कितने फोर्स लग रहे हैं। बोले सर ग्राउंड का mg नहीं लग रहा है, किस पे लग रहा है, लेकिन mg फोर्स ग्राउंड भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, तो वो बैलेंस हो जा रहा है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो 3 kg, इस पे डायरेक्टली कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पूरा 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस साइड कितना है, इस पे T1 इस साइड है, ठीक। ये बॉडी, ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो एक्सेलरेशन कहां है, इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कहां है, बोला इस साइड। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो भी होगा उसको हम कैसा लेंगे भाई, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जो भी होगा उसको हम लेंगे नेगेटिव। तो देखना जरा, अगर मैं इस वाले 3 kg की बात कर रहा हूं, आप इसको निकाल लो, पहले इसको निकाल लो, किसी को भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो भी देखो इस 3 kg पे T1 है इस साइड, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट, तो कैसा लूंगा मैं, इसको लूंगा माइनस का T1। अभी देखो भाई F net इज इक्वल टू ma होता है कि नहीं होता, उसी हिसाब से। तो देखना जरा क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक काम करेंगे, F net, तो इसमें देखो 12 न्यूटन का फोर्स कहां है, एक्सेलरेशन के साथ है, तो मैंने इसको ले लिया प्लस, लेकिन इसी पे T1 कहां है,
एक्सेलरेशन का ऑपोजिट, तो इसको ले लिया माइनस। तो आप ये देखेंगे कि T1 की वैल्यू और F नेट इज इक्वल टू ma, तो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 3 इंटू 2 6 न्यूटन। तो आप ये देखेंगे T1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई ये, हाँ जी भाई, तो आप यहां पर ये देखें कि T1 की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 12 को भेज दो इस साइड, ठीक है। तो T1, चलो ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि 12 माइनस 6 इज इक्वल टू T1, तो T1 की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है T2। तो T2 के लिए या तो मैं इस पे काम करूं या मैं इस पे काम करूं, मेरे लिए इस पे वर्क करना ज्यादा आसान होगा, तो मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब फ्री बॉडी 1 kg पे डायरेक्टली कौन सा फोर्स लग रहा है T2, ये तो नहीं लग रहा ना 12 न्यूटन। चलिए, तो F नेट इज इक्वल टू ma, तो डायरेक्टली इस पे T2 लग रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ T2 दिखाया। चलिए, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, अब मास इंटू इसका मास 1 kg, एक्सेलरेशन 2, तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 न्यूटन। बात समझ भाई, तो इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन में टेंशन निकाल सकते हैं। अब ये सिस्टम भले ऊपर ही क्यों ना जा रहा होता, ऊपर जा रहा होता तो mg फोर्स और ले लेते, ठीक है, बस और कोई बात नहीं होती। जैसे पुली वाले कर लेते हैं तो आपको mg का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब पुली वाले क्वेश्चन में बच्चों प्रॉब्लम होती है, तो इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, वो अकेली वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूल वगैरह में दबा के पूछे जाएंगे, जैसे कि एक सिस्टम और ये वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन में टेंशन पुली निकालनी होती है। अब टेंशन पुली कैसे निकालते हैं, तो देखो आप समझते हो भाई, ये आपके पास एक पुली है, ये आपके पास एक पुली है, इसमें कितने मासेस हैं, एक ये मास हो गया m1 और एक ये मास हो गया m2, ठीक। चलिए समझो, ये दोनों मासेस हैं m1 और m2, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। अभी समझना, ये देखो आप इतना तो समझ लेंगे भाई कौन सा सिस्टम भारी है, ये 2 kg 3 kg, कौन सा भारी है बोलो 3 kg, तो 3 kg भारी है ना, तो एक्सेलरेशन कहां होगी नीचे की साइड। अब ऐसे ही साइन लेंगे, ऐसे ही साइन कन्वेंशन लेंगे। याद रखो, देखो इस पुली पे 3 kg लटकेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएगी। टेंशन की बात करें तो 2 kg, क्योंकि रस्सी एक ही घूम के आ रही, भाई पुली पे ये रस्सी एक ही तो घूम के आ रही है, ठीक है। तो टेंशन कितनी बोला ऊपर की साइड T1, क्योंकि रस्सी सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी ऊपर की साइड T1। यहाँ पे मास mg फोर्स ले लो, क्योंकि लटक रहा है, इस बार रखा तो नहीं है ना, तो mg फोर्स कितना होगा, मास कितना है 2, g की जगह स्मॉल g, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे है मास 3 और 3 की जगह मतलब स्मॉल जी की mg है ना, तो मास 3 ये आपका g। तो अब अभी आप देखो, अब आप क्या करेंगे, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 2 kg वाले का बना लो। देखो जब भी देखो एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी होगी, एक्सेलरेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या है अभी समझ लेते हैं। तो देखो पहले क्या करना है कि पहले ये देखो कि इसकी एक्सेलरेशन कहां है, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कहां है नीचे की साइड, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कहां है नीचे की साइड। चलिए, और इसकी एक्सेलरेशन कहां है ऊपर की साइड, समझ लो जरा। ये वाला जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो अभी आप ये देखो, अब आप क्या करोगे, आपने क्या किया कि भाई ये इसका FBD बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg, इस पे ऊपर की साइड कितना फोर्स लगा T1, नीचे की साइड लग रहा है 2g लग रहा है mg फोर्स, और एक्सेलरेशन का है ऊपर की साइड। तो आप क्या करेंगे, F नेट इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं बता रहा हूं, देखो जरा। एक्सेलरेशन के शॉर्ट ट्रिक याद रखो, माइनस प्लस इंटू, क्या माइनस प्लस इंटू, देखो जरा माइनस प्लस उसका भाई जिस डायरेक्शन में ये पूरा सिस्टम जा रहा है ना, उसकी वैल्यू में से माइनस करेंगे जो जा रहा है इसके साथ, ठीक। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है भाई 3, देखो जरा 3, चलो यहां पर देख लो m2 जा रहा है, m2 की डायरेक्शन में जा रहा है ना, m2 उसको जो घसीट के लेके जा रहा है, m2 इसको घसीट के लेके जा रहा है। अब आप ये देखो m1 इसके साथ घिस गया, घसीट गया, तो m2 माइनस m1 अपॉन टोटल मास, तो m2 प्लस m1 इनटू में कर दो g, तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया पूरा माइनस प्लस इनटू, खत्म क्वेश्चन, ठीक। तो एक्सेलरेशन ऐसे निकाली जाती है। डिराइव करते तो जो है अलग टाइम लगेगा। टेंशन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब फॉर्मूला आप इसको ध्यान रखें, 2m1 m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। चलिए, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो टेंशन की, तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, कितनी आ जाएगी m2 माइनस m1, तो 3 माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस 2 इंटू में g की वैल्यू 10 ले लो, तो 1 अपॉन 5 इंटू 10, तो ये कितनी आ गई, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इस बॉडी के लिए T1 ऊपर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो प्लस, 2g इस बॉडी पे 2g नीचे है लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर है तो माइनस, क्योंकि हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के साथ वाला जो साइन होता है प्लस अदरवाइज माइनस, इज इक्वल टू इतना, तो ये T1 इज इक्वल टू निकल आएगा 24 न्यूटन। ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो पूरी रस्सी में टेंशन एक ही थी तो आपने T1 की वैल्यू निकालनी थी बस। लेकिन मान के चलो आपको अगर T1 निकालना होता है ये वाली बॉडी से, तो आप कैसे निकालते, तो आपने देखा भाई 3 kg का FBD बनाएंगे, तो 3 kg पे टेंशन ऊपर की साइड T1 तो हमने भी दिखा दी ऊपर, अब नीचे की साइड 3g mg फोर्स लग रहा है तो ये भी दिखा दिया, एक्सेलरेशन नीचे की साइड है तो हमने भी दिखा दिया। अब आप ये देखो F
एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना है आपको। तो एफ नेट, अब समझो भाई एक्सेलरेशन के साथ कौन है 3g, तो 3g आ गया पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का ऑपोजिट कौन है t1, तो t1 आ गया नेगेटिव। अब 3 into 2 करोगे बस मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से ये आपकी वैल्यू t1 की वैल्यू 24 न्यूटन आएगी। तो चाहे इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, एक पे लगाओ काम बन जाएगा। बोले सर 2 वाले तो ठीक है, हमें 3 वाले बताओ। हमारी मैम तो ये बोल रही है सर मैं 3 वाले ही दूंगी। ठीक, तो अपन 3 वाले कर देते हैं। देखिए जरा अभी क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे दो टेंशन t1 और t2 की वैल्यू निकालनी, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली चीज आप भी समझ लो, इतने तो आप समझदार हो ही कि भाई ये एक स्ट्रिंग है तो इसको हमने नाम दे दिया t1। हाँ, अब ये भी, ये तो एक ही धागा है, इसमें टेंशन t1। अब ये दूसरी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन t2 इससे नीचे की साइड अवे फ्रॉम द बॉडी, और क्योंकि रस्सी एक ही है तो टेंशन t2 इसमें ऊपर की साइड, इसका mg लगेगा और इसमें भी mg लगेगा। तो अभी अपन सबका जो है FBD बना लेंगे तो काम बन जाएगा। अभी आप ये समझो, यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक आंसर तो आप भी मुझे निकाल के दिखा सकते हैं। लेकिन सुनो, अब सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, एक्सेलरेशन जान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन कहाँ होगी। तो मैंने देखा कि एक्सेलरेशन कहाँ होने वाली है, तो आप जानते हो भारी सिस्टम इस साइड है तो एक्सेलरेशन नीचे की साइड होगी सिस्टम की, और यहाँ पे इसकी होगी ऊपर की साइड। क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, इनटू जो है इनटू प्लस सॉरी माइनस प्लस और मल्टीप्लाई। क्या, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई। देखो जरा क्या कह रहा, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई। बस माइनस क्या करना है, जो घसीट के लेके जा रहा है उसमें से जो घसीट के जा रहा है उसको माइनस करना है। तो घसीट के कौन लेके जा रहा है नीचे, m2 प्लस m3। ठीक, माइनस कौन घसीट के जा रहा है इसके साथ में, किसे घसीट के ले जा रहा है, तो m1 को ले जा रहा है। अपॉन में टोटल मास को ऐड कर दो, इनटू में कर दो g की वैल्यू। तो यहां से आप अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो 4 + 3 घसीट के लेके जा रहा है, 2 घसीट के जा रहा है, इनटू मतलब खुद घिस के जा रहा है इनके साथ में, अपॉन में टोटल डिवाइड। तो आप ये देखेंगे कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, हर एक बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना ले बस। तो हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम पहले उनका बनाए जो कि फ्री हो। तो ये 2 kg फ्री है, ये 4 kg फ्री है, मतलब नीचे आराम से कैलकुलेशन इसकी हो सकती है। इस पे भी आप कर सकते हो, लेकिन अपन क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, झंझट क्यों करेंगे। हाँ, इस पे ज्यादा फोर्स दिखाने पड़ेंगे नहीं। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, m1 को देख लो, ये 2 kg का FBD बनाया आपने और सॉल्व कर लेंगे। फिर से कर लोगे ना t1, इसी तरीके से आप इसका FBD बनाओगे। इसका बता देता हूं मैं आपको, 4 kg पे कहां लग रहा है, नीचे की साइड m3g लग रहा है, 4g लग जाएगा, 4g मास इनटू, ठीक है, और ऊपर की साइड क्या t2। चलिए तो अभी अपन क्या करेंगे, 4g माइनस t2। देख लो जरा, डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका mg फोर्स। देखो mg फोर्स का एक्सेलरेशन है तो इसको ले लिया प्लस, टेंशन t2, एक्सेलरेशन नीचे टेंशन ऊपर, तो t2 हो गया माइनस का, अपॉन में मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता। तो यहां से आ गया, तो T2 की वैल्यू अपन इस तरीके से T1 और T2 की दोनों की वैल्यू निकल आएंगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, फ्रिक्शन में पहुंचेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है, फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। तो देखिए जरा, फ्रिक्शन क्या होता है, बोलो सर घिसने को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअल में समझो, घिसना फ्रिक्शन तो होता है, लेकिन जब हम मोशन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन का मतलब है ऑपोजिशन फोर्स, ऑपोजिशन टू द रिलेटिव मोशन। जब भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन कर रही होती हैं, दो सरफेसेस, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। और ये रिलेटिव मोशन को रोकता है, अपोज करता है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पैरेलल टू द, जैसे मान के चलो मैं अपने एक हाथ पे अपना दूसरा हाथ घिस रहा हूं, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऐसे लगेगा क्या, नहीं, फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों सरफेस के पैरेलल, टेंजेंशियल। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक ऑपोजिशन फोर्स है जो कि मोशन को रोकने की कोशिश करता है। मैंने एक बॉल को ऐसे खिसका दिया, या एक ईंट को ऐसे खिसका दिया, या एक कॉपी को ऐसे खिसका दिया, अभी कॉपी आगे जाकर रुक गई, तो फ्रिक्शन ने क्या किया, उसकी सरफेस पे क्या लगाया, ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया, रोक दिया मोशन को, तो मैं उसको क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स है। कैसे लगता है, हमेशा पैरेलल टू द सरफेस। कैसा फोर्स है, ऑपोजिट फोर्स है टू द मोशन। हाँ चलिए नाउ अभी हम बात करेंगे, फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है तो हमने बोला उसको स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मोशन में है तो हमने इसको बोला काइनेटिक फ्रिक्शन। हमेशा याद रखो, बोला सर रेस्ट में कहां जो है फ्रिक्शन लगता है, हमने तो नहीं सुना था आज तक। अरे तुमने नहीं सुना तो क्या मतलब है, इससे होता तो है, आप समझो इसको। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन, जैसे मान के चलो कि मेरे सामने एक बड़ा सा हैवी सा काउंटर रखा है, ठीक, बड़ा सा हैवी सा काउंटर मतलब जिसमें से अपन ड्रॉअर कबर्ड वगैरह जो होता है ना, तो बड़ा सा हैवी सा एक काउंटर रखा है। अब मैंने ना उसको धक्का देने की बहुत कोशिश की, ठीक, ये ऐसा एक हैवी सा एक बड़ा सा काउंटर रखा हुआ है। अब मैंने इसको ना धक्का देने की बहुत कोशिश, इसमें कुंदी वुंदी लगी हुई है, अब मैंने इसमें धक्का देने की बहुत कोशिश की, ठीक, लेकिन ये आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ये आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप समझो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअल में ये आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ग्राउंड के बीच में और उसके काउंटर की सरफेस में पकड़ है जो कि मोशन को रोक रही है।
हाँ, आपसे पूछा भी है, बोलो व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का कॉज है इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, समझे। तो ये इसके मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं कि भाई ये जो है ना ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो फ्रिक्शन, जब बॉडी रेस्ट में है तो मोशन को सबसे ज्यादा अपोज करती है ना, जब बॉडी रेस्ट में है रुकी हुई बॉडी को आगे बढ़ाना तो सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो उसमें मोशन की अपोजिशन सबसे ज्यादा होती है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि ऐसे केस में बॉडी को आगे बढ़ाना, मोशन कराना मुश्किल होता है, समझे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन। टेक नाउ अभी काइनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी आगे बढ़ जाए फिर भी तो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन उस केस में इसको आगे बढ़ाते हुए घसीट के लेके जाना थोड़ा सा आसान होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से। अब जरा सोचो, मैं आपको इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने इसमें ना 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसने भी 100 न्यूटन का लगा के जो है, देखो मैंने लगाया 100 न्यूटन तो काउंटर ने भी 100 न्यूटन का लगा के रोक लिया, मैंने लगाया 200 न्यूटन तो काउंटर ने भी 200 न्यूटन का लगा लिया, मैंने लगाया 600 न्यूटन तो काउंटर ने भी 600 न्यूटन लगा दिया, मैंने लगाया 700 न्यूटन तो काउंटर ने भी 700 न्यूटन का फोर्स लगा के मोशन को अपोज किया, मैंने 701 लगाया, ये आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि काउंटर 700 न्यूटन तक रोक के रख सका, इसके बाद छूट गई, समझे। तो 700 न्यूटन का है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझे। और ये किस पे डिपेंड करता है भाई, कितना भारी है। चलिए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, चाहे आप इसको एफएस नाम दे सकते हैं, एफएस मैक्स, या सिंबल आप इसको एफ दिखा दें, तो भाई ये जो एफ है फ्रिक्शन फोर्स है, किस पे डिपेंड करने वाला है, ये डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे, मतलब इसने कुछ mg फोर्स लगाया होगा नीचे और इस पे लगा होगा ऊपर के साइड नॉर्मल रिएक्शन आर। नॉर्मल रिएक्शन मतलब इसका जो रिएक्शन फोर्स है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फ्रिक्शन फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब भी साइन हटेगा तो म्यू आ जाएगा, जो कि है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और F इज इक्वल टू आर क्या होता है mg फोर्स, मतलब इसी का तो रिएक्शन है। चलिए, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू mg, म्यू की वैल्यू आ गई F अपॉन mg, तो F अपॉन mg दिख जाएगा तो आप इसको म्यू लगा देंगे। नाउ अब आप यहां पे समझो एक कॉन्सेप्ट होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये तो आप जानते हो फ्रिक्शन कैसे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है। अभी मैं समझना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो सुनो, अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जैसे मान के चलो कि भाई ये बॉडी यहां पर इस पे एक फोर्स लगाया गया, ये फोर्स अप्लाइड है, तो इस पे भाई फोर्स लगाया गया। अब आप ये समझो, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं फोर्स अप्लाइड। अब आप ये समझो कि भाई अगर इस पे फोर्स लगाया जा रहा है इस साइड, तो बॉडी ये इसको इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, मोशन का ऑपोजिट, तो भाई इस पे इस साइड लग गया, ये लग गया एफ एस मैक्सिमम, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप तो समझ गए ना लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मैं यहां पर देखूं ये ब्लॉक ऐसे रखा है, तो ब्लॉक अगर ऐसे रखा है तो इस ब्लॉक पे ग्राउंड एक ऊपर की साइड फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको हमने बोला नॉर्मल रिएक्शन एन। क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन एन या नॉर्मल रिएक्शन आर, में कुछ भी बोल सकता हूं यहां पे। चलिए अब यहां पे समझो, तो अगर मैं ये देखूं कि इस नॉर्मल रिएक्शन आर, इस नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही तो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट जाएगा, रिजल्टेंट, तो नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उनके बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, दैट एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं इसको देखो, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल विद नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। चलिए ना, अभी आप समझो कि अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैलकुलेशन कैसे करूंगा। यहां पे मैं एंगल जब भी मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, tan थीटा लगाऊंगा, तो tan थीटा लगाऊंगा तो यहां से मैं क्या करूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूंगा। तो यहां पे देखो, अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं यहां पे, तो परपेंडिकुलर, ये तो बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर, तो आप ये देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ एस मैक्स अपॉन आर। अब ये देखो, हमने यही तो पढ़ा था कि एफ अपॉन एम जी या एफ अपॉन आर क्या होता है, म्यू, ठीक ना। तो अभी देखो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो tan इनवर्स म्यू अगर आपको मिल जाए, म्यू की वैल्यू अगर आपको मिल जाए, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है इसको समझ लो, इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सा लाजवाब सा न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप हो जाओगे फ्री, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए जरा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। जैसे मान के चलो मेरे पास ना एक बॉडी है, ठीक, और मेरे पास ना यहाँ पर एक पेन ड्राइव रखी हुई है छोटी सी। अब आप भी समझो, पेन ड्राइव करके तो अपना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आप भी समझो, मान के चलो मेरे पास ना मेरे पास और कुछ है, ठीक है। चलो ये देखो कि मेरे पास ना ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, देख पा रहे हो उसको, ठीक है, ये एक कैप है। अभी क्या होगा ना, जैसे मान के चलो कि मैंने इसको ऐसे उठाया, ये अभी ये गिरा तो नहीं, ये देखो आप ऐसे देख लो, ये मैंने इसको ऐसे उठाया,
ये देखो समझे, ये ऐसे 10 डिग्री करीब उठा दिया, 15 डिग्री, अभी नहीं, ये देखो ये खिसकने लगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से इसको समझाता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास कुछ और मिल जाए तो काम बन जाए। चलो मैं यहां पर कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे, हाँ जी चलो कुछ मिल गया। देखो मेरे पास ना ये एक इस तरह से एक मैं कुछ पीस बोल सकता हूँ, प्लास्टिक का पीस है। अब मैंने इसको ऐसे उठाने की कोशिश की, अभी आप ये देखोगे कि ये इस तरह से नहीं खिसक रहा है, ये भी रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो 15 डिग्री 30 डिग्री तक ये रुका हुआ है, ठीक, 31 31 32 33 45 45 डिग्री तक ये नीचे नहीं खिसका, ठीक है, 44 50। ओ भाई साहब समझे, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एंगल तक ये स्लाइड नहीं किया, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा अगर थोड़ा सा भी एंगल हो गया तो स्लाइड करने लगेगा। तो जैसे मान के चलो कि इस एंगल तक ये स्लाइड नहीं किया, इससे थोड़ा सा भी अगर हम ऊपर उठा दे तो स्लाइड करने लगेगा। तो भाई जहां तक ये रुका हुआ है ना, इक्विलिब्रियम में है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है समझना, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिससे पहले, मतलब बॉडी के स्लाइड करने से जस्ट पहले का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बॉडी के स्लाइड करने से जस्ट पहले का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है नाउ। तो भाई ये एंगल हो गया थीटा और ये मास हो गया mg। अभी क्या होता है ना, जैसे इसका मास हो गया m, अभी आपको यहां पर जो है एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करना होता है, उस पर न्यूमेरिकल करने होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमने देखा कि भाई यहां पर हर एक बॉडी पे फोर्स लगता है, mg फोर्स तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लेगा, तो ये लग रहा है mg फोर्स। अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूं तो कर सकता हूं, देखना जरा यहां पे समझो, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, सोचो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और वापस से ये कितना होगा, फिर ये होगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, समझे। तो अगर ये थीटा है तो मैं इसको थीटा प्रूव कर सकता हूं, ठीक, आराम, थोड़ा दिमाग लगाना, समझ जाओगे आराम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए तो मैं इसको थीटा प्रूव कर सकता हूं। चलिए तो अगर ये mg और इस mg का एक कंपोनेंट, तो मैं इसको नाम दे दूंगा mg cos थीटा, और दूसरे वाले को मैं नाम दे दूंगा mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर की साइड ले, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो सरफेस रखा है उसके परपेंडिकुलर r। अब आप भी सोचो अगर ये बॉडी नीचे की साइड स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन तो मोशन को रोकता है ना, तो फ्रिक्शन लगेगा इस पे Fs ऊपर की साइड, बस खत्म कहानी, खत्म। अब आप ये देखो कौन किसको बैलेंस कर रहा है इक्विलिब्रियम में, एंगल ऑफ रिपोज में, तो आप ये देखेंगे कि भाई Fs बैलेंस कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स mg sin थीटा को, और mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है r को, तो mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है r को। अब आप ये देखो अगर आप इन दोनों का डिवाइड कर दें तो आप ये पाएंगे कि भाई देखो mg से mg कैंसिल, fs अपॉन r इज इक्वल टू tan थीटा बचेगा। फिर से तो fs अपॉन r को आप म्यू लिख सकते हैं, tan थीटा आ गया। तो आप ये देखेंगे भाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आ गया। तो एंगल, हाँ जी, tan इनवर्स म्यू। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल है। एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज एक दूसरे के, एंगल ऑफ रिपोज कैसे हैं, इक्वल है, ठीक ना। अब एक बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं, इसका आंसर मैं आपसे मांगूंगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, मेरा जो पेट दर्द करने लगा 1 घंटे में 2 घंटे में, ठीक है। सुनो अब सबसे पहले ना आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, टेंशन क्या होगी इस स्ट्रिंग में। यहां पर मैं आपको देता हूं म्यू की वैल्यू 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 है। तो मैं आपको कर रहा हूं, मैं आपको यहां पे एफबीडी बना के दिखा रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। अभी क्या है ना, यहां पे एक्सेलरेशन हम ऐसे नहीं निकाल सकते m1 m2 m2 m1 से, क्यों, क्योंकि इस बार फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक। सबसे पहले एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले यहां पर हम जो है बता दें कि भाई mg फोर्स वगैरह कितना लगेगा। देखो 5 kg है तो इस पे नीचे की साइड लग रहा होगा 5g फोर्स, और ऊपर की साइड टेंशन t, भाई क्योंकि रस्सी एक ही है तो इसमें भी टेंशन t लगेगी। अब समझो जरा भाई, इस पे देखना, इस पे तो लगा 5g, नीचे इस पे कहां लगेगा 2g, तो इंक्लाइंड है, लेकिन mg फोर्स तो हमेशा उतना ही लगेगा, हाँ, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया 2g। अब समझो अगर ये 30 डिग्री पे एक इंक्लाइंड, यहां पे आ गया 2g cos 30, हो गया। नाउ अभी समझो यहां पे भी लगेगा एक परपेंडिकुलर, 2 कंपोनेंट हो गए ना इसके, 2g sin 30। देखिए जरा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि भाई देखे ना जरा, समझो ये एक्चुअल में सिस्टम का एक्सेलरेशन कहां होगा, 5 kg भारी है ना, तो ये एक्सेलरेशन होगा नीचे की साइड, ठीक है। तो ये जाएगा फिर ऊपर की साइड एक्सेलरेशन, तो जब ये 2 kg ऊपर की साइड जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा ना नीचे की साइड लग के, फ्रिक्शन फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन या मैं सिंपल फ्रिक्शन फोर्स बोलूं, ये नीचे की साइड लगेगा ना, F लगेगा ना। चलिए क्यों, तो क्योंकि ये
मोशन को अपोज करना चाहता है। तो अब यहां पर ना हम दो इक्वेशन बनाएंगे, चाहे किसी को भी ले लो, जैसे मान के चलो ये 5 केजी के लिए एफबीडी अगर मैं बनाता हूं, इसी में देख लें, देखो 5 केजी को समझना जरा, 5 केजी वाले को समझो, 5 केजी के लिए तो यहां पे समझो 5 केजी पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। 5 केजी पे ये जो टेंशन है, टेंशन लग रही है ऊपर, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में टेंशन हो जाएगी माइनस की, तो जो 5g है वो लग रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो 5g माइनस टेंशन t इज इक्वल टू 5 इंटू ए। ये इक्वेशन बन गई ना। अब देखो इसके लिए बनाओ इक्वेशन जरा, यहां पे समझो इस पे, अच्छा एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना, ये रिएक्शन फोर्स 2g cos थीटा को बैलेंस करेगा ना। अभी समझिए यहां पर देखो ये क्या है कि अपन ये देखते हैं कि भाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और ये जो एफ नेट है ये यहां पे देखो 2g sin 30 और fs ये एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है, जबकि टेंशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो t माइनस ये देखो 2g sin 30 माइनस f, माइनस का f, मतलब ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2a। अब मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ यहां पर देखो, ये वाली इक्वेशन से आप जानते हो, मैं इसको करूंगा नहीं, देखो इतना तो होमवर्क आपको करना पड़ेगा, आपको कसम है आपको इतना होमवर्क आपको करना पड़ेगा भाई। t से t कैंसिल हो जाएगा, अब 2g sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो 5g से ये भी ये कैंसिल हो जाएगा जी, तो 4 इज इक्वल टू, अब मैं ही कर दूंगा, कैसे काम चलेगा। तो देखो मैं इसको करूंगा नहीं, आप यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे और आप मुझे जरूर सॉल्व करके दिखाएंगे, मुझे भी तो अपने मन को खुश करना है, तो मैंने इतनी मेहनत करी तो आप भी थोड़ी मेहनत करोगे, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। उसके बाद मुझे टेंशन की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर करें, मैं यहां पे लिख देता हूं होमवर्क, ठीक है। चलिए भाई ये देखिए जरा, अब हमें पढ़ना है लिफ्ट में जो केसेस बनते हैं, लिफ्ट में या एलिवेटर में जो केसेस बनते हैं, इसको हमें समझना है कि भाई जो मास लेसनेस की कंडीशन, सॉरी वेट लेसनेस की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है। सुनो, जैसे क्या होता है कि अगर हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं, तो अगर हम अलग अलग जगह से, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर हम अलग अलग केसेस में इसको समझेंगे, तो भाई लिफ्ट में, एलिवेटर में हमें अलग अलग वेट अपना जो है महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल एक रेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान के चलो कि भाई इस बंदे की हम बात कर रहे हैं, ये बंदा जो है रेस्ट में है, अभी क्या हो रहा है कि ये लिफ्ट में, अभी लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो इसको ना वेट खुद का बढ़ा हुआ लगेगा या कम लगेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एपरेंट वेट, इसको अपना खुद का वेट कैसा लगेगा, एपरेंट वेट। तो देखिए यहां पर समझते हैं, तो यहां पर समझो कि ये क्या है, एक इंसान है, ये लिफ्ट में खड़ा हुआ है, इस पे नीचे की साइड mg फोर्स लगेगा और ये ऊपर की साइड नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। अभी समझो ये क्या है, लिफ्ट गोइंग अपवर्ड, लिफ्ट जा रही है जब ऊपर, तो एक्सेलरेशन भी कहां होगा, ऊपर, तो ऊपर की साइड mg फोर्स नीचे लगेगा, रिएक्शन ऊपर। आपने पढ़ा एफ नेट इज इक्वल टू ma, तो एफ नेट इज इक्वल टू ma आपको लगाना है। अब रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव, mg एक्सेलरेशन ऑपोजिट तो नेगेटिव, तो यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आ जाएगा r इज इक्वल टू mg प्लस a, मतलब यहां पर g, mg में एक्सेलरेशन का भी एडिशन हो गया, तो इंसान कैसा लगेगा, इसको हैवी फील होगा, भारी फील होगा, ठीक। चलिए अभी आप समझो, मान के चलो कि भाई ये अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, तो लिफ्ट नीचे आ रही है, एफ नेट इज इक्वल टू ma, तो mg के साथ एक्सेलरेशन है, तो mg माइनस r इज इक्वल टू ma, ठीक ना। तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालता हूं, तो mg में एक्सेलरेशन की वैल्यू का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये इंसान कैसा खुद को लाइट फील करेगा, ठीक है ना, लाइट फील करेगा, इसका वेट कम नजर आएगा, इसको खुद को ऐसा लगा मतलब मैं हल्का हो गया ना, ठीक है। अब समझो ये क्या, अगर यह ना लिफ्ट टूट जाए, तो लिफ्ट टूट जाएगी, तो कोई बॉडी होती है फ्री फॉल करती है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो ये एक्सेलरेशन किस रेट से होगा, स्मॉल जी की वैल्यू से, तो mg माइनस g जीरो आ जाएगा, तो रिएक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। अब क्या हो गया, अगर बॉडी रेस्ट में होती, तो भाई सिंपल सी बात है, r इज इक्वल टू क्या निकल के आता, mg, ये मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसका आपको बाद में पढ़ा दिया।